नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज़ के एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए बिहार स्पेशल भूगोल की क्लास लेके आए हैं और ये आपके लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा दृष्टि से होने वाले हैं। हम यहाँ पे आपके लिए बिहार की जलवायु को पूरा समझाएंगे, जो 3 तरीके से आपसे पूछा जाता है। मृदा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, बिहार की जितनी नदियाँ बहती हैं तो यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे। बिहार में पर्वत चोटी वगैरह उनके बारे में बात करेंगे, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। खनिज के बारे में बात करेंगे, वन आवरण के बारे में बात करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। साथ में जो है वन्यजीव अभयारण्य वगैरह जो है आरक्षित क्षेत्र जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। आते हैं पहले चीज़, हम बिहार के बारे में हम सामान्य परिचय को समझ लें, पहला चीज़ है। और यहाँ पे आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, जो यहाँ पे आज की हम क्लास आपके लिए ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा बिहार के जो स्पेशल भूगोल है उसके हिसाब से सबसे कम फैक्ट्स के साथ में ये क्लास है। और बाकी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो आपके काम के नहीं हैं। इतने से आपका काम हो जाना है, इसी में ही से परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो है जब आप ये क्लास देख रहे होंगे उसके बाद आप फ्री होके क्विज सेक्शन जाके अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर जो है क्विज में आपके कुछ क्वेश्चंस डाले जाएंगे और आज भी क्वेश्चंस डाले गए हैं। और जो है जब आप देख रहे होंगे तो उसके बाद भी आप जाके ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और यहाँ पे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। पहला फैक्ट, 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। फिर बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कितना है। तो जब हम बात करते हैं भारत के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश को हटा के जब हम बात करते हैं, तो भारत के राज्यों में जब हम बात करेंगे तो बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी ले लेते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब बिहार का स्थान 13वां आ जाता है। लद्दाख के बनने की वजह से, लद्दाख के यूनियन टेरिटरी है, चूँकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख बड़ा है बिहार से, तो इस वजह से जो है लद्दाख के बनने की वजह से बिहार का स्थान 13वां हो गया। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है, वहाँ मान लीजिए 12 ऑप्शन दिया, 11 दिया, 10 दिया है, फिर 13 नहीं दिया है, तो आप नन ऑफ दिस मत लगाइएगा, 12 लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर राज्य में पूछ रहा है तो 12वां चलेगा। इसलिए आप जब गूगल करते होंगे, कई सारे प्रश्न देखते होंगे, तो वहाँ पे 12वां राज्य माना गया है। तो कारण यही है कि जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लेंगे तो लद्दाख के ऐड होने की वजह से बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। तो ये आप लोगों का जो डाउट हो क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है बिहार का 2.86% है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया परीक्षा में, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के, उसमें हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो पूरे भारत का 2.86% है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार की पूरब से पश्चिम की लंबाई, बिहार की पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी द्वारा कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, कैमूर है। उसके बाद बात करें सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, तो सबसे दक्षिणी जिला गया है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। और किशनगंज अगर विकल्प में नहीं दिया रहेगा तो आपका आंसर कटिहार हो जाएगा। बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है आपसे, वहाँ पे आपको कटिहार ऑप्शन में था, किशनगंज दिया ही नहीं था, तो आपका ऑप्शन वहाँ कटिहार आंसर हो गया। और हमेशा हमने आपको एक चीज़ बताया कि जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, मान लीजिए जो आप सर्वाधिक पढ़ के गए कि कोई चीज़ सर्वाधिक है, जैसे अब यहाँ पे सबसे पूर्वी है किशनगंज। अब मान लीजिए परीक्षा में नहीं दिया गया, लेकिन पूछा कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी जिला कौन सा बिहार का, तो प्रश्न पे ध्यान दीजिए। तो प्रश्न में वो आपसे निम्नलिखित में से पूछ रहा होता है, यानी जो विकल्प दिए गए आपको उनमें से चुनना रहता है। लेकिन जो ई ऑप्शन रहता है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि आपने पढ़ा है किशनगंज, किशनगंज नहीं है तो हम ई लगा दें, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिए गए विकल्पों में से हमें चुनाव करना रहता है। तो ये क्लियर हो गया। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, अगर किशनगंज विकल्प में नहीं है तो कटिहार, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। आगे बढ़ते हैं, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, लगभग 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। फिर गया आता है दूसरे नंबर पर,
फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, गया दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पूर्वी चंपारण तीसरा सबसे बड़ा जिला है। बाकी अभी हम जनसंख्या दृष्टि से भी आगे देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर। तो ध्यान रखिएगा, शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है बिहार का। फिर नेपाल की सीमा से लगे बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? नेपाल की सीमा से लगे बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? तो आंसर है 7 ज़िले। 7 ज़िले ऐसे हैं बिहार के, उत्तरी बिहार के, जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ये कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बगल में पूर्वी चंपारण, उसके बगल में सीतामढ़ी, बगल में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये अररिया लिखा हुआ है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। आइए हम आपको मैप के माध्यम से एक बार बता दे रहे हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए कुल बिहार के 3 ज़िले हैं। तो ध्यान रखिएगा, किशनगंज पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा बनाता है, पूर्णिया बनाता है और कटिहार बनाता है। अब यहाँ पे जो है एक बार अब यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए, नेपाल है इधर, और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिला जो है सीमा बना रहा है नेपाल के साथ में, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर। ध्यान रखिएगा, शिवहर दोनों के बीच में है। ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है, ये सीमा नहीं बनाता है। तो पश्चिमी चंपारण सीमा बनाता है, पूर्वी चंपारण सीमा बनाता है, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ध्यान रखिएगा, ये 7 जो है ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। फिर बात करें पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा, तो किशनगंज बनाता है। किशनगंज के अलावा जो है कटिहार बनाता है और साथ में जो है पूर्णिया बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया नहीं बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये किसके साथ में जो है सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल के साथ में। इतना आपको ध्यान रखना था। अब आगे बढ़ते हैं। और ये पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, सबसे उत्तरी क्षेत्र है। सबसे उत्तरी आप कंपेयर भी कर सकते हैं। सबसे अगर ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण है। सबसे पश्चिम में देखेंगे तो कैमूर है। फिर उसके बाद सबसे पूर्वी में देखेंगे तो किशनगंज है, और उससे कम में देखेंगे तो कटिहार है। तो किशनगंज जब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कटिहार सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। सबसे दक्षिणी की बात करें तो जो है गया का देख सकते हैं यहाँ पे, ये गया है और गया सबसे नीचे तक गया है। तो इसका मतलब सबसे दक्षिणी विस्तार गया का है। अब जो हमने आपको बताया था कि 345 इस तरीके से है जब उत्तर से दक्षिण आते हैं, और इस तरीके से जो है 483 है। तो इस तरीके से 483 है। अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। अब बात करते हैं बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। तो बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सोमेश्वर चोटी। सोमेश्वर चोटी की ऊंचाई है 874 मीटर और यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण का जो जिला है बिहार का, वह जो है शिवालिक हिमालय का भाग है। जो उत्तरी भाग है शिवालिक हिमालय का भाग है, और शिवालिक हिमालय का भाग है, और उसी भाग में एक सोमेश्वर चोटी पड़ती है, सोमेश्वर पहाड़ पड़ता है, और वहाँ पे जो सोमेश्वर चोटी है वो बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ऊंचाई भी आपको ध्यान रखना है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया। तो आंसर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भी कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। याद करने में आसानी रहेगी। अब हमने आपको प्रश्न कराया था भूगोल का 6 से 8 का, आपको याद होगा। वहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया था तो 1978 वगैरह दिया था। तो शायद ऑप्शन में वो आंसर था नहीं, विकल्प था नहीं। तो कई लोगों ने 1978 बताया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यूट्यूब पर बताया था कि 1978 में हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझना है कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, देखिए सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है, फिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, फिर टाइगर रिजर्व बनता है। क्योंकि टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया है, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये सब चल रहे थे साथ में। तो वन्यजीव अभयारण्य सबसे पहले बना, कब बना? 1978 में। तो 1978 में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसी अभयारण्य में ऐड कर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1990 में बना।
फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कब बना, तो 1994 में, और ये भारत का उस समय 18वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उस प्रश्न के रिगार्डिंग। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य 1978 में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1990 में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1994 में घोषित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 रामसर स्थल हैं इस समय, 3 आर्द्र भूमियाँ हैं। और प्रथम रामसर स्थल की बात करें तो कवर झील है जो बेगूसराय में है। तो बिहार का प्रथम जो रामसर स्थल था वह था कवर झील, बेगूसराय में। इकलौता भी था कुछ समय तक, लेकिन इसी जून महीने में जो है जमुई ज़िले में नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, तो नागी पक्षी अभयारण्य को 81वां नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया, नकटी पक्षी अभयारण्य को 82 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे, जमुई ज़िले में। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, बहुत हॉट स्पॉट का प्रश्न है बीपीएससी के लिए। तो कुल इस समय रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 82 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा 82 हो गई। बिहार में कुल कितने हो गए, 3 हो गए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, और साथ में आपकी ध्यान रखिएगा क्विज के क्वेश्चंस डेली आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अब क्विज के क्वेश्चंस आपको बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हमने जो है एकलव्य सीरीज़ के माध्यम से आपको जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे वो हमने लगभग कवर कर लिए। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में जैसे फॉर एग्जांपल एक एनसीईआरटी प्रिपेयर करने में पूरा दिन चला जाता है, तो इस वजह से दूसरी क्लासेस नहीं आ पाती हैं। तो इस वजह से अब हम थोड़ा रिलेटिवली फ्री हो गए, तो हम आपको वो सब चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। फिर बिहार के अन्य महत्वपूर्ण आरक्षित क्षेत्र, भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, मुंगेर जिले में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, भीमबंध या भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, तो कैमूर नाम से कैमूर और कैमूर के साथ में रोहतास, तो कैमूर और रोहतास में इसका एक्सटेंशन है, दोनों में पड़ता है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध से नाम ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध जी से गया संबंधित है, तो गया हो जाएगा आंसर। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, तो राजगीर ध्यान रखिएगा, राजगीर मत लगाइएगा, राजगीर से नालंदा, तो ध्यान रखिएगा नालंदा जिले में राजगीर वन्य जीव अभयारण्य है। फिर अब विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर में स्थित है, तो भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन, गंगा नदी में 60 किलोमीटर की लंबाई में जो है जो क्षेत्र है उसको विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन या गंगा की जो डॉल्फिन है, जिसको सूसू भी कहते हैं, सूंस कहते हैं, तो सूंस मछली भी कहते हैं। तो ये जो है अभयारण्य गंगा में बनाया गया है, भागलपुर जिले में, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके अलावा आपको गोगाबील झील या गोगाबील जो है कंजर्वेशन रिजर्व कटिहार में, ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर तो ये महत्वपूर्ण हो गए, और इसके अलावा जो आपसे बीपीएससी अगर बहुत डीप में जाएगा तो बस इतने से, इसके अलावा आपको हैं और भी, लेकिन वो सब आपको याद नहीं करने हैं। फिर अब बिहार में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ, गंगा नदी उद्गम स्थल, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है भारत की, सबसे लंबी नदी भी है भारत की, 2525 किलोमीटर। और आप कमेंट करके बताइए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, और साथ में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, और आप अब जो है क्या क्लासेस चाह रहे हैं। तो हम उसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा संख्या में किसी एक टॉपिक को लेकर, तो हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे, छोटा वीडियो बना देंगे शॉर्ट्स के माध्यम से, नहीं तो थोड़ा बड़ा होगा तो वीडियो के भी माध्यम से। अब यहाँ बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, उद्गम है इसका गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में, और गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। अब गंगा नदी की बात करें बिहार में, आपसे उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा जाएगा, बिहार में गंगा नदी की बात करें तो बिहार में चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। चौसा कहाँ पे पड़ता है, तो बक्सर जिले में, तो ध्यान रखिएगा गंगा बक्सर में चौसा नामक स्थान से, जो कि बक्सर जिले में है, वहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। गंगा की बिहार में कुल लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। और एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम ज़्यादा समय बचा नहीं है, 15-16 दिन बचे हैं। अब आप यहाँ पे हमको कमेंट करके ये मत कहिएगा 405 किलोमीटर है, 410 किलोमीटर है, 420 किलोमीटर है, हम बता रहे हैं आपको 445 किलोमीटर। आपको मानना हो मान लीजिए, नहीं मानना हो तो मत मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कहीं से मतलब ऐसे ही कुछ नोट्स नहीं बना लेते हैं, आपको ऐसे नहीं बताते हैं, हमें कुछ कॉन्फिडेंस होता है तब हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 445 किलोमीटर है, तो है मान लीजिए। अब मत परेशान होइए, 15 दिन बचे हैं, तो बाकी में हमने जो जितना भी ऑफिशियल सोर्स हो सकता है हमने वहीं से इसको पिक किया है। अब उसको दिखाने की आवश्यकता है नहीं, आप हमारे ऊपर इतना विश्वास तो करते ही हैं।
अब आते हैं तो गंगा की बिहार में कुल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित कितने जिले हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो 12 जिले जो है बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये आपको 12 तो 12 नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो है 5 ऑप्शंस होते हैं तो 3 ऑप्शंस दे देगा या 4 ऑप्शंस भी दे देगा, क्योंकि इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जैसे हेड मास्टर और हेड टीचर का पेपर हुआ, वहाँ पे आपने ऑप्शंस देखे हैं, बीपीएससी ने एक पैटर्न ही नहीं फॉलो किया, कहीं 3 ऑप्शंस दिए, चौथा 5वां दिया, कहीं पे 4 ऑप्शंस दे दिए, कहीं कहीं 5 दे दिए। तो जो एक पैटर्न होता है उसको नहीं फॉलो किया गया। तो बाकी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से जो महत्वपूर्ण जिले हैं वो आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। भागलपुर महत्वपूर्ण है, पटना महत्वपूर्ण है, वैशाली महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जा सकता, कटिहार महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो है बक्सर महत्वपूर्ण है जो कि बक्सर ज़िले से इंटर ही करती है। तो ये जो है कुछ ज़िले हैं जो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फिर है गंगा नदी में 60 किलोमीटर की लंबाई में स्थित देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य जो अभी हमने देखा था, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो कि भागलपुर में स्थित है। और 2018-19 में एक सर्वेक्षण हुआ था, तो उसके हिसाब से बताया गया कि बिहार में जो है सब नदियों का मिलाकर, गंगा की नहीं, बिहार में गंगा की सहायक नदियों का भी मिलाकर जो बिहार में कुल डॉल्फिनों की संख्या थी 1464 डॉल्फिन थे। आगे बढ़ते हैं, बिहार से निकलकर गंगा झारखंड में प्रवेश करती है, जहां साहेबगंज जिले में। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में केवल एक ही जिला है जहां से गंगा होकर निकलती है, और उसका नाम है साहेबगंज जिला। साहेबगंज जिले से बहते हुए 83 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है झारखंड में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे कि कुल कितनी दूरी तय करती है, 83 किलोमीटर। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि गूगल पे कई सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी होती है, आपको बेवजह कन्फ्यूजन होता है। आप कहते हैं कि गंगा का 405 है, 445 था, लेकिन झारखंड बनने के बाद जो है इसका मतलब झारखंड में कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तभी तो 445 पहुँचेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 83 किलोमीटर है। झारखंड में जो साहेबगंज जिले से होकर बहती है, तो झारखंड में कुल लंबाई गंगा की कितनी है, 83 किलोमीटर है। तो ये फ़र्क क्यों है, 445 अलग है बिहार का, 83 किलोमीटर अलग है। 83 किलोमीटर किसका है, तो ये झारखंड में बहती है। बाकी अब इतना इसके लिए मत परेशान होइए, अब इन फैक्ट्स के पीछे जो आपको बता रहे उस पर विश्वास कीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सोन नदी। सोन नदी की उत्पत्ति की बात करें, आपसे पूछा गया था 15 मार्च में, तो मैकाल श्रेणी अमरकंटक में पड़ता है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो मैकाल श्रेणी अमरकंटक ध्यान रखिएगा। कुल जो लंबाई है सोन नदी की 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर है। फिर पटना जिले में मानेर नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। तो पटना जिले में मानेर नामक स्थान पर, तो ध्यान रखिएगा सोन नदी कहाँ पे मिलती है, तो पटना में मानेर नामक स्थान है, तो मानेर नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। और मानेर स्थान भी ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि अब बीपीएससी पर्टिकुलर जगह पूछ ले रहा है। फिर अब बिहार में सोन नदी की लंबाई कितनी है, तो बिहार में सोन नदी की लंबाई ध्यान रखिएगा 202 किलोमीटर है। और ये हमने ऑफिशियल डाटा से आपको देख के ही यहाँ पे बताया है। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी हमने यहाँ पे डाटा दिया है नदियों का, खासकर चूँकि कन्फ्यूजन बहुत होता है आप सभी को, तो इसीलिए हमने जो डाटा वहाँ पे दिया गया है, बिहार में पूरा एक नदियों की जो लंबाई है बिहार में सभी नदियों की, गंगा का वहाँ 445 दिया है, बिहार में सोन नदी का 202 दिया है। तो जो दिया हमने वही रखा है, और यही बीपीएससी भी मानेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल साइट से हमने बताया। अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, कहीं टेलीग्राम के, कहीं वैसे, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए अभी हम गूगल ओपन करके आपको दिखा नहीं सकते हैं। फिर आते हैं घाघरा नदी की बात करते हैं। घाघरा नदी की बात करें तो इसका उद्गम है मापचा चुंगू ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के पास में, और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा की जो बिहार में कुल लंबाई केवल 83 किलोमीटर है, मात्र 83 किलोमीटर है घाघरा नदी की बिहार में लंबाई। फिर गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करती है। करनाली इसको नेपाल में बोलते हैं, सरयू नदी भी बोलते हैं भारत में। फिर है रेवलगंज, छपरा सारण जिले में, तो छपरा आएगा ऑप्शन में, नहीं तो रेवलगंज। आपने प्रश्न देखा था वहाँ क्या था, रेवलगंज। तो रेवलगंज जो कि छपरा में पड़ता है, छपरा सारण में पड़ता है, तो गंगा नदी से मिल जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि घाघरा नदी कहाँ गंगा से मिल जाती है, तो घाघरा नदी रेवलगंज में, छपरा या छपरा ऑप्शन में होगा, तो सारण जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। तो रेवलगंज याद रखिएगा।
पुनपुन नदी की बात कर ले तो पुनपुन नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? पलामू जिला पड़ता है छोटा नागपुर पठार में, झारखंड में, वहीं से निकलती है। पुनपुन नदी के तट पे ही छठ पर्व मनाया जाता है बिहार में, तो पुनपुन नदी के तट पर जो है छठ पर्व मनाया जाता है। फिर अब पटना जिले से गुजरते हुए फतुहा में आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो फतुहा में, फतुहा कहाँ पड़ता है? पटना में, तो पटना में फतुहा नामक एक स्थान है, वहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा फतुहा नामक स्थान पर जो है पटना जिले में आगे बढ़ती है, पटना जिले के पास में ही है, और पटना जिले में फतुहा के स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है पुनपुन नदी। बिहार में कुल लंबाई पुनपुन नदी की कितनी है? तो 235 किलोमीटर। फिर अब कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है और ये सप्तकोशी से बनती है, सप्तकोशी फिर जो है भारत में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। बिहार में भीमनगर के रास्ते प्रवेश करती है, तो बिहार में भीमनगर के रास्ते कोसी नदी प्रवेश करती है, याद रखिएगा। बिहार में कुल लंबाई कितनी है? बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर, याद रखिएगा। किसी ने हमसे पूछा भी था कि बिहार में कोसी की कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में कोसी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये अपना स्थान बार बार बहने का बदलती रहती है, तो इसलिए इसको हम बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं कोसी नदी को, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। फिर है कोसी नदी कुर्ला के पास कटिहार जिले में गंगा नदी में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी कुर्ला के पास कटिहार जिले में, कटिहार जिला याद रखिएगा, पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, तो कटिहार जिले में गंगा नदी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, गंडक नदी की बात कर लें। गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर। नदियों की लंबाई आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस बिहार में लंबाई आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसका उद्गम जो है उत्तरी धौलागिरी में तिब्बत क्षेत्र में हुआ है, और आपसे जो है उद्गम भी बहुत मुश्किल है, बहुत स्पेसिफिक होकर आपसे प्रश्न पूछेगा, बाकी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए हमने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कम से कम में बता दिया था, और यहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि जो आपको कन्फ्यूजन थे वो दूर हो जाए। और नेपाल में एक त्रिवेणी शहर पड़ता है, तो नेपाल में त्रिवेणी शहर पड़ता है, तो त्रिवेणी शहर के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो गंडक नदी नेपाल में त्रिवेणी शहर पड़ता है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से जल मिलता है, तो त्रिवेणी कैनाल को गंडक नदी से जल मिलता है। गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, तो 260 हमने यहाँ पे भी देखा था, कोसी का भी, तो कोसी का और गंडक का दोनों 260 किलोमीटर। गंडक नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गंडक नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर अब बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक जो चंपारण जिले में निकलती है, बहुत खास बात है, तो चंपारण जिले से ही निकलती, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको रखा गया है, शॉर्ट्स में हमने नहीं रखा था। तो बूढ़ी गंडक की बात करें तो चंपारण जिले के बिशंबरपुर के पास में चौतरवा चौर, यह ध्यान रखिएगा, चौतरवा चौर नाम का एक जगह है, तो चौतरवा चौर नाम का एक जगह चंपारण जिले में, और यहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वहीं से निकलती है बूढ़ी गंडक। स्थान पूछेगा तो चौतरवा चौर दिया जाएगा। फिर कुल लंबाई बिहार में 320 किलोमीटर, बिहार में ही चूँकि बहती है तो 320 किलोमीटर चंपारण से निकलती, 320 किलोमीटर कुल लंबाई है बूढ़ी गंडक की। खगड़िया जिले में गंगा से मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है? खगड़िया जिले में, तो ध्यान रखिएगा खगड़िया जिले में गंगा से मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। चंपारण जिले में चौतरवा चौर से निकलती है, कुल लंबाई 320 किलोमीटर, खगड़िया जिले में गंगा से मिल जाती है। फिर है फल्गु नदी की बात करें तो ये लीलाजन और मोहाना नदी है, दोनों से मिलकर ये बनती है, तो लीलाजन और मोहाना नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी, और ये पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है। पुनपुन नदी की सहायक नदी है, और पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। तो फल्गु सहायक नदी है पुनपुन की, पुनपुन सहायक नदी है गंगा की। फिर है बागमती नदी, तो बागमती नदी की खास बात है कि ये महाभारत श्रेणी, जो कि महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ता है, और आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी में, तो महाभारत श्रेणी जो है कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, और वहाँ से निकलती है बागमती नदी, कोसी की सहायक नदी है। बिहार में कुल लंबाई 394 किलोमीटर है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में कुल लंबाई बागमती नदी की 394 किलोमीटर है। फिर आगे बढ़ते हैं, महानंदा की बात कर लेते हैं। तो महानंदा का उत्पत्ति स्थल क्या है? पगला झौरा जलप्रपात दार्जिलिंग क्षेत्र में, तो दार्जिलिंग क्षेत्र में जो हिमालय का पार्ट है वहाँ से निकलती है महानंदा, और ये नवाबगंज बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। तो नवाबगंज जिला पड़ता है बांग्लादेश में, वहाँ गंगा से मिल जाती है महानंदा, और हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा महानंदा जो है हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है।
फिर है बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती। तो आपसे प्रश्न पूछे बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती, तो आंसर हो जाएगा महानंदा। बिहार में कुल लंबाई कितनी है, 376 किलोमीटर। फिर जो है अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो नदियाँ बहती हैं, तो गंगा नदी का 445 किलोमीटर है। बिहार में नदियों की लंबाई के हिसाब से देखेंगे, बागमती 394 किलोमीटर है, महानंदा 376 किलोमीटर है, बूढ़ी गंडक 320, गंडक या कोसी 260। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में देख लेते हैं। आपसे मैग्नेटाइट के बारे में पूछा गया था, तो मैग्नेटाइट के बारे में देख लेते हैं। तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क जो है ये जमुई ज़िले में पाया गया है, अभी हाल में ही पाया गया है, तो इसीलिए प्रश्न वो एक हिसाब से करंट अफेयर का पूछा गया था। तो 45 मिलियन टन भंडार मिला है जमुई ज़िले में। तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क का जमुई ज़िले में मिला है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ज़िले में जो है लौह अयस्क मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए गए हैं या पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा जमुई ज़िला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कोई ज़िला नहीं याद रखना आपको मैग्नेटाइट के रेस्पेक्ट में। हेमेटाइट की जब बात करेगा तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। और लोहे के दो प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैग्नेटाइट अगर आपसे पूछेगा तो आंसर हो जाएगा जमुई ज़िला, हेमेटाइट पूछेगा तो भागलपुर। फिर अब पाइराइट, तो पाइराइट की बात कर लें तो बिहार जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी द्वारा। तो पाइराइट के उत्पादन में बिहार भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। और पाइराइट का जो संसाधन है लगभग 95% तक संसाधन ये बिहार में ही है। रोहतास जिला प्रमुख उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य भी नाम थे, हमने हटा दिया, काम का नहीं है, उतना सब पूछा भी नहीं जाएगा। तो रोहतास जिला प्रमुख उत्पादक है पाइराइट का। अमझोर सोन घाटी, तो सोन नदी बहती है, तो अमझोर सोन घाटी पड़ता है, वहाँ पे जो है ये प्रमुख यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं। तो रोहतास जिला प्रमुख उत्पादक है पाइराइट का। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट पाया जाता है मुंगेर, रोहतास, जमुई। तो मुंगेर, रोहतास, जमुई ध्यान रखिएगा। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक गया, नेवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर तक, तो भागलपुर तक पाया जाता है। मुंगेर आपसे पूछा गया बीपीएससी द्वारा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभ्रक मुंगेर में ध्यान रखिएगा क्योंकि बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। इसके अलावा गया, नवादा, जमुई और भागलपुर। फिर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम केवल गया में पाया जाता है, बेरिलियम केवल गया में पाया जाता है। कोयला की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर महत्वपूर्ण है, कोयला भागलपुर और मुंगेर। सोना की बात करें तो गया, नालंदा और जमुई। यूरेनियम की बात करें तो गया और नवादा। मोनेजाइट की बात करें तो ये गया और मुंगेर। मोनेजाइट क्या होता है, तो ये थोरियम का अयस्क होता है, थोरियम का अयस्क होता है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, और ये 17वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 17वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। फिर अब भारत का वन क्षेत्र कितना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का वन क्षेत्र कितना है। पहले हम भारत का देखेंगे, उसके बाद बिहार का देखेंगे। तो भारत का वन क्षेत्र है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, तो ध्यान रखिएगा। और देश के भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने भाग पर है, तो 21.71%, 21.71% भाग पर भारत के वन हैं, वन क्षेत्र है। फिर है 2019 से 21 के बीच में कुल वन वृक्ष आवरण, तो वन और वृक्षों को मिलाकर, जो वृक्ष जो वन क्षेत्र में नहीं है उनको भी मिलाकर, तो कुल वन और वृक्ष आवरण जो है कितना वृद्धि हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। फिर आंध्र प्रदेश में उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उड़ीसा में। तो ताऊ याद रख लीजिएगा, TAO करके ताऊ याद रख लीजिएगा। फिर बात करें कुल वन आवरण कितना है, तो कुल वन आवरण है 21.71%। कुल वृक्ष आवरण कितना है, जो वृक्षों को जो वन में नहीं होते हैं अलग जगह पे होते हैं। अब ऐसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कई सारे आप देखे होंगे कि वैसे भी नॉर्मल भी होते हैं, जंगल नहीं होते लेकिन वृक्ष होते हैं, तो उस टाइप के जो है 2.91%। तो कुल वृक्ष आवरण 2.91%, और जब हम कुल वन और वृक्ष आवरण जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.62%। तो याद रखिएगा, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कितने हैं, तब आपका आंसर होगा 24.62%। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो आपका आंसर होगा 21.71%। जनरली ऐसे प्रश्नों में बीपीएससी आंसर देता ही नहीं है, तो वहाँ आंसर ई हो जाता है, लेकिन आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 जो है
वन क्षेत्र या वन आच्छादित क्षेत्र, यानी जहाँ पे वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ऐसे 4 राज्य। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्य, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। कमेंट करके बताइए कितना प्रतिशत जो है वन वहाँ पे पाया जाता है मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, उड़ीसा चौथे नंबर पर है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और मध्य प्रदेश का आपसे इस बार प्रश्न पूछा गया था 15 मार्च को, याद होगा आपको, तो कमेंट करके बताएं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। MACCH लिख देते हैं, ओ तो माचो करके याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ISFR 2021 बिहार के बारे में देख लेते हैं। वन क्षेत्र बिहार में बात करें तो बिहार में 3, देखिए जो वनों को है ISFR ने, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने 3 प्रकार से बांटा है। पहला है खुले वन वाले क्षेत्र, दूसरा है मध्यम सघन वन क्षेत्र, तीसरा अति सघन वन क्षेत्र। तो अति सघन वन क्षेत्र तो आप समझ रहे हैं कि एकदम तगड़े से सघन होगा, मध्यम सघन जो है कम सघन होगा, और खुला वन जो रहेगा वो मतलब आराम से जिसमें आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे वन जो है खुले वन क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। मध्यम से आपको डिफिनीशन में नहीं जाना है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में 51% यानी सबसे ज़्यादा जो है खुले वन क्षेत्र हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा खुले वन क्षेत्र। वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा खुले वन क्षेत्र, मध्यम सघन क्षेत्र, अति सघन वन क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा खुले वन क्षेत्र, 51% है। फिर मध्यम सघन वन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो ये 44.5% है। और अति सघन वन सबसे कम है, 4.5, मात्र 4.5%। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अति सघन वन और मध्यम सघन वन में, कोई भी पूछ सकता है, अति सघन वन और मध्यम सघन वन में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है बिहार में? तो पश्चिमी चंपारण। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण में, अति सघन वन का और मध्यम सघन वन का। फिर बात करें खुले वन वाले जिलों की, तो जो खुले वन वाले क्षेत्र है तो उसमें कैमूर नंबर 1 पर है। तो ध्यान रखिएगा, खुले वन में कैमूर नंबर 1 पर है, अति सघन और मध्यम सघन में पश्चिमी चंपारण है। यानी यहाँ बात करें तो खुले वन में कैमूर सबसे नंबर 1 पर है, और मध्यम और इसमें सघन, अति सघन में पश्चिमी चंपारण। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें, ऐसे आपसे प्रश्न ओवरऑल भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में कुल वनाच्छादन में कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल ग्रहण करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैमूर। दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण, तीसरे पे रोहतास। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, KPR करके याद रख लीजिए, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। और ना याद हो तो याद ही करा दें हम आपको। तो KPR कैसे याद कीजिएगा? तो K से कोहली हो गए, R से रोहित हो गए, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया 2020 से। P से कुछ और जोड़ दीजिए अपने हिसाब से। अब यहाँ पे जब आपसे प्रश्न पूछेगा खुले वन वाले जिले या खुले वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो कैमूर, अति सघन वन में या मध्यम सघन में पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण। अगर कुल वन आच्छादन में यानी सबको जोड़ लें हम, तो कुल वन आच्छादन में कैमूर नंबर 1 पर है, पश्चिमी चंपारण नंबर 2 पर, रोहतास नंबर 3 पर है। अब आपका ये खत्म होता है वन क्षेत्र जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार में सिंचाई की। तो बिहार में बात करें तो जो कुल जो है सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें, तो सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो 95.51 है। और इसमें हम बात करें नलकूप से, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो सकल सिंचित क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा किससे होता है, किसका प्रयोग होता है? तो नलकूप का। तो नलकूप का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है 63.1%। तो 63.1%। दूसरे नंबर पर नहर है। तो ध्यान रखिएगा, नहर का कितना प्रयोग करते हैं? 31% जो है नहर का प्रयोग करते हैं। जलाशय तीसरे पे है, अन्य स्रोत चौथे पे है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, नलकूप पहले पे, नहर दूसरे पे है। तो सकल सिंचित क्षेत्र में जो इस्तेमाल किया जाता है, तो नलकूप का सबसे ज़्यादा 63% और नहर का 31%। आगे बढ़ते हैं। बाकी अधिकतम सकल सिंचित वाले क्षेत्र जो है रोहतास है, और अधिकतम शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले भी ये रोहतास ही है। तो दोनों रोहतास है, तो याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मिट्टी के प्रमुख प्रकारों जिलेवार वितरण। तो बिहार में मिट्टी के प्रमुख प्रकार की बात करें तो यहाँ पे पहला है करैल केवाला मिट्टी। तो करैल केवाला मिट्टी ये रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर जैसे ज़िलों में पाई जाती है। फिर है बलथर मिट्टी आपसे पूछा जा सकता है, तो बलथर मिट्टी कैमूर में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
तराई मिट्टी, तो तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्र कहाँ होते हैं? तो तराई क्षेत्र शिवालिक और मैदानी क्षेत्र के जो बीच के जो भाग में होते हैं वो तराई क्षेत्र होते हैं। तो तराई क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में, बगल में पूर्वी चंपारण और फिर किशनगंज में यहाँ तराई मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो खादर मिट्टी जो है आपको पता है नवीन जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़ होता है। तो नवीन जलोढ़ होगा तो गंगा के किनारे पाया जाएगा, तो गंगा के किनारे भागलपुर, और बाकी इसके अलावा कुछ और भी जो सहायक नदियाँ उनके आसपास भी, तो सुपौल में, सहरसा, दरभंगा, ये सब कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फिर अब बांगर मिट्टी, तो बांगर मिट्टी पुराना जलोढ़ होता है, तो ये पटना गया रोहतास है। फिर आगे बढ़ते हैं, पीडमोंट दलदली मिट्टी, तो पीडमोंट दलदली मिट्टी या दलदली मिट्टी पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण तराई के लिए भी फेमस है, तो तराई मिट्टी के लिए, और पीडमोंट दलदली मिट्टी के लिए भी पश्चिमी चंपारण फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ये हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर कर लेते हैं। नदी हमने कवर ही कर लिया, ये हमने आपको शॉर्ट्स में दिया था, तो यहाँ पे हमने फिर से दे दिया है। अब आते हैं, बात करते हैं बिहार के शीर्ष कृषि उत्पादक जिले। अभी सब कुछ कवर हो जाएगा एक बार फिर से आपका। तो बिहार के शीर्ष कृषि उत्पादक जिलों में बात करें तो धान और चावल आपसे पूछा जा चुका है बीपीएससी द्वारा, रोहतास नंबर 1 पर है। गेहूं की बात करें तो रोहतास भी नंबर 1 पर है। और हमेशा ध्यान रखिए सबका 3-3 मत याद करने बैठिए कि 2-3 भी दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये सब मत याद करिए। अंत में एग्जाम टाइम में सब इधर का उधर हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिए कौन पहले पर है, वो याद रह जाएगा कम से कम। तो धान चावल में रोहतास नंबर 1 पर है, गेहूँ में रोहतास नंबर 1 पर है, मक्का में अररिया है। और आपसे TRE 2 में PIQ में पूछा गया था तो वहाँ अररिया ऑप्शन में नहीं था, तो जब अररिया ऑप्शन में नहीं था तो आपका अररिया आंसर तो हो नहीं सकता। अब उस प्रश्न में भी हम आपको बता रहे हैं कि उस प्रश्न में भी आपको A, B और C से चुनना था। पूछ रहा था कि जो है बिहार में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है, प्रश्न ये, लेकिन वो तीनों विकल्प में से पूछा था, चाहे वहाँ निम्नलिखित लिखा हो चाहे ना हो। BPSC ऐसे प्रश्नों का आंसर तीनों विकल्प में से मानता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हमने कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पे आंसर है अररिया। अगर अब की बार पूछा जाएगा तो अररिया ध्यान रखिएगा। और या मान लीजिए वही प्रश्न पुराना रिपीट हो जाए तो आपको आंसर मुजफ्फरपुर पता ही है। तो वैसे मुजफ्फरपुर दूर दूर तक अररिया से नहीं है, मक्के में बहुत पीछे है वो, मक्का में नंबर 1 पर है अररिया। फिर दलहन, तो दलहन की बात करें पटना नंबर 1 पर है उत्पादन में, गन्ने में पश्चिमी चंपारण है, पूछा गया ये भी। फिर केले में मधुबनी है, महत्वपूर्ण है, केले में मधुबनी है। लीची में मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर जो है लीची के लिए बहुत फेमस है, आप लोगों में से कई लोगों ने खाया भी होगा। तो लीची जो है मुजफ्फरपुर, ये दोनों इस बार पूछे जा सकते हैं, तो केला और लीची याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आम की बात करें तो आम भी इम्पोर्टेंट है, तो दरभंगा में सबसे ज़्यादा, आलू पटना में, अमरूद नालंदा में, प्याज नालंदा में, बैगन नालंदा में। तो ध्यान रखिएगा अमरूद प्याज बैगन एक साथ में याद कर लीजिए, अमरूद प्याज बैगन नालंदा में, फूल गोभी वैशाली में। आगे बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जो है अधिकतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, BPSC TRE में पूछा गया है। तो अधिकतम वर्षा वाला जिला याद रखिएगा किशनगंज है। फिर न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा, तो अरवल है, ये भी पूछा गया BPSC TRE में। तो अधिकतम वर्षा वाला जिला है किशनगंज और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है अरवल। कुल वन आवरण कितना है, कुल वन आवरण कितना है, तो अधिकतम है कैमूर जिले का, अभी हमने देखा था, और न्यूनतम है शेखपुरा का, ये हमने नहीं देखा, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि कुल वन आवरण अधिकतम है कैमूर जिले का। और यहाँ कुल वन आवरण पूछ रहा है, तो खुले वन, अति सघन वन, ये सब नहीं पूछ रहा, तो जब वैसा पूछा जाएगा तब आंसर चेंज होगा, नहीं तो यही रहेगा। तो कुल वन आवरण जब पूछेगा तो कैमूर जिला नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे कौन था, तो पश्चिमी चंपारण था। और न्यूनतम वन आवरण किस में है, तो शेखपुरा, और शेखपुरा सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, जब सबसे छोटा है तो वन जंगल भी कम होंगे वहाँ पे मुकाबले, तो इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, और साथ में जो है सबसे कम वन आवरण भी है। आगे बढ़ते हैं, दूध उत्पादन में, तो दूध उत्पादन में अधिकतम कहाँ पे है बिहार में, किस जिले में, तो समस्तीपुर दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा इस बार। न्यूनतम में शिवहर है। फिर मछली उत्पादन में अधिकतम मधुबनी है, तो माँ से मछली, माँ से मधुबनी, याद कर लीजिए। फिर है शहरीकरण में बात करें तो शहरीकरण में अधिकतम पटना में है, प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम मधुबनी में है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम कहाँ पे है, तो पटना जिले में है। ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा पटना में। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी सबसे ज़्यादा, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी अधिकतम पटना में है। फिर आगे बढ़ते हैं, पटना की बात कर लें तो पटना जो है बिहार की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर भी है जनसंख्या के हिसाब से। फिर है यह एक प्राचीन शहर है जो पावन गंगा के दक्षिणी छोर पर बसा है,
चावल जिले की मुख्य फसल है। तो ध्यान रखिएगा, चावल जो है पटना जिले की मुख्य फसल है। 1/3 से अधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। बिहार का पटना जिला 9 जिलों से घिरा हुआ है। वो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ये आपसे कुछ जिले दिया जा सकता है। जैसे आपसे कौन सा जिला दिया जा सकता है? तो वैशाली, नालंदा, सारण, ये सब दिया जा सकता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, वैशाली तो जरूर दिया जाएगा जब अगर प्रश्न ऐसा दिया जाएगा। बाकी 9 जिले ये पूछा गया है, बीपीएससी द्वारा ये संख्या पूछी गई है। कितने जिले? तो 9 जिले। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें पटना जिले की, तो निर्वाचन क्षेत्र की बात करें पटना जिले में तो 2 संसदीय क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पाटलिपुत्र और पटना साहिब। तो ध्यान रखिएगा, 2 संसदीय क्षेत्र हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, लेकिन 14 विधानसभा क्षेत्र। ये बीपीएससी टीआरई 15 मार्च में पूछा गया था। तो 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं पटना जिले के अंतर्गत। फिर आगे बढ़ते हैं। पटना जिले में अनुमंडल कितने हैं? तो 6 हैं। ब्लॉक कितने? 23 हैं। प्रखंड 23 हैं। पंचायत 321 और जो है फिर बात करते हैं तो पंचायत 331 हैं, 321 हैं। पंचायत पटना जिले में 321 है और गांव 1395 हैं। अगर बात करें, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था पटना महानगर पालिका में, तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या बीपीएससी प्री में पूछा गया तो 75 है। इस समय वर्तमान में 75 हैं। तो वर्तमान में 75 वार्डों की संख्या पटना महानगर पालिका में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1952 को। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, और आप लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा। आज हमने आपको जो जलवायु का जो 3 प्रकार होता है, एक आपका थॉर्नवाइट के हिसाब से, त्रिवार्था के हिसाब से, कोपेन के हिसाब से, आज हमने तीनों चीज़ें क्लियर कर दी है। तो अंत तक देख के आप एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ में रिवाइज भी हो जाएगा और इसका आपको नोट्स भी शाम तक मिल जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा बिहार का? तो आंसर है रोहतास। पूछा गया है तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया। याद रखिएगा, पूर्णिया है, पूछा जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, इसको देख लीजिएगा, वैसे कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है पटना, 43.1% यहाँ पे शहरीकरण है। फिर सबसे कम शहरीकरण वाला जिला है समस्तीपुर। बिहार का लिंगानुपात कितना है? याद रखिएगा 918 महिलाओं का 1000 पुरुषों पर। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा 1021। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, ये भी याद रखिएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि दर 10 की है, ये पूछा गया है बीपीएससी प्री में। तो जनसंख्या ट्री में जनसंख्या वृद्धि दर, ये हालांकि पूछा गया था इकोनॉमिक्स में, लेकिन पूछा गया है तो मतलब पूछा गया है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि दर 10 की है 25.24%। तो जनसंख्या वृद्धि दर 10 की का मतलब क्या होता है कि 2001 से लेकर 2011 जनगणना तक की बात है। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना % ग्रोथ हुआ है जनसंख्या में? तो 25.24% ग्रोथ हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 10 की किस जिले में हुआ है? तो ये भी पूछा गया था मधेपुरा में। तो ध्यान रखिएगा, मधेपुरा में 31.12% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 10 की दर्ज की गई है। फिर साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो है, ध्यान रखिएगा, साक्षरता दर 61.8% है। साक्षरता दर 61.8% है। और आपको कहीं कुछ और भी मिल सकता है, तो आपको जो है उसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपका यही फाइनल है। जैसे होता क्या है कि जब 2011 की जनगणना आनी थी तो 3 चरण में जो है आया था। तो प्रोविजनल डाटा आता है, फिर जो है बहुत लास्ट में जाके फाइनल डाटा आता है। तो जब बुक्स छापी जाती हैं एनसीईआरटी की, तो कई बार हुआ कि प्रोविजनल डाटा दे दिया गया, लेकिन जब फाइनल डाटा आया तो उसको संशोधित नहीं किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा उसको अपडेट नहीं किया गया, संशोधित नहीं किया गया। तो इसीलिए आपको जब आप बिहार का जनसंख्या घनत्व देखते हैं जो कि सर्वाधिक है 1102 देखते हैं, लेकिन वास्तव में कितना है? 1106 है। इसका कारण क्या है कि एनसीईआरटी ने लापरवाही में इसको अपडेट ही नहीं किया। ये इनिशियली था, जो प्रोविजनल डाटा था उसके हिसाब से था। तो 1106 जो है फाइनल डाटा जब आया 2011 जनगणना का तब हुआ। तो ये बात है, तो इस वजह से आपको फ़र्क दिखता है। लेकिन अगर आपको विकल्प में नहीं दिया हो तो अलग बात है, लेकिन अगर विकल्प में दिया होगा तो आपका आंसर यही होगा। तो साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष का 71.2 और महिला का 51.5। और आयोग पेपर बनाते तो उनको भी ये चीज़ पता होती है कि चेंज हुआ है या वो पुराना रिपोर्ट, उनको भी ये जानकारी होती, तो उतना वो आपको नहीं फंसाएंगे। और उस प्रश्न में हम जो ये प्रश्न पूछा गया था महिला वाला, आपको याद होगा, वहाँ पे हेडमास्टर में शायद पूछा गया था।
तो वहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया नहीं गया था शायद, तो आंकड़ों में यही करता है बीपीएससी, ऑप्शन में देता ही नहीं, तो वो आपका चेक कर रहा होता है कि आप आंख बंद करके तो आंसर नहीं लगा रहे, तो इसलिए आपको फैक्ट्स पता है नहीं पता है। तो ये फिर 2011 की जनगणना के हिसाब से देख लेते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या है, तो ध्यान रखिएगा, डाटा याद रखिएगा, तो 10,40,99,452 कुल जनसंख्या है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ग्रामीण जनसंख्या है बिहार में 88.7, शहरी जनसंख्या 11.3। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है पूछे तो पटना है। तो पटना जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। तो शेखपुरा सबसे क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा और वन आवरण में भी सबसे छोटा, जनसंख्या में भी सबसे छोटा। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो राज्यों की जब बात करेंगे तो 12वां होगा, बाकी अगर यूनियन टेरिटरीज़ को भी ऐड कर देंगे तो 13वां हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है, तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। पूछा गया बीपीएससी टीआरई में, तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, ये पूछा गया है। फिर है बिहार का कुल क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा 1106 है जनसंख्या घनत्व। 1102 अगर मान लीजिए 1106 विकल्प में नहीं दिया रहता, अगर 1102 दिया रहता तब आप 1102 चुनिएगा। अगर 1102 और 1106 एक साथ में दे दिया तो आपको आंसर 1106 मानना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, अगर 1106 नहीं दिया तो आप 1102 मान लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से कई बार प्रश्न बनाते समय ध्यान नहीं देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, तो आंसर है शिवहर। इस बार शिवहर बाजी मार गया है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। और ऐसा क्यों है कि बहुत सबसे छोटा है, जब सबसे छोटा है तो कुछ लोग भी रह जाएंगे तो जनसंख्या घनत्व तो भागेगा ही, तो 1880 है, काफ़ी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, 488 है मात्र यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं। फिर कुल जो है ये चीज़ आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जलवायु पर। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है 5 मिनट का। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, तो 3 प्रकार के वर्गीकरण है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से आपसे सवाल पूछा गया है। तो जब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हम देखते हैं तो कोपेन के हिसाब से उत्तरी बिहार का, जो उत्तरी बिहार वाला हिस्सा है, हम 2 भाग में जैसे बांटते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो बीच से बांट दीजिए, पार्टीशन कर दीजिए बिहार को। तो उत्तरी बिहार ऊपर वाला हिस्सा, दक्षिणी बिहार नीचे वाला हिस्सा। तो जो कोपेन साहब है, तो कोपेन साहब ने एक टर्म मतलब कुछ कोडिंग किया, उस कोडिंग में इन्होंने CWG, तो एक एक लेटर करके बना दिया। अब उसमें आप एक एक करके याद रखिए, उससे ज़्यादा बेहतर है रट लीजिए कि कोपेन के हिसाब से उत्तरी बिहार की जलवायु CWG है। पूछा गया बीपीएससी प्री में। आपसे पूछा जा सकता है कि कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु कैसी है, तो AW। तो ध्यान रखिएगा CWG उत्तरी बिहार की है कोपेन के हिसाब से, और दक्षिणी बिहार कोपेन के हिसाब से AW है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा सकता है, ये पूछा गया था, तो CWG आंसर है। फिर जो है ये आपका हो ही गया। और यहाँ पे जैसे C होता है तो C का मतलब समशीतोष्ण इन्होंने माना है, W का मतलब शुष्क शीत ऋतु है, G का मतलब मानसूनी वर्षा है, फिर CWG मिला दीजिए तो ये उत्तरी बिहार की जलवायु बन जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी बिहार की जलवायु AW है। अब आते हैं ट्रिवार्था के अनुसार। तो ट्रिवार्था के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, तो ट्रिवार्था के अनुसार ध्यान रखिएगा, ट्रिवार्था के अनुसार जो है बिहार की जो जलवायु है, उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो CAW है। क्या है, CAW का है, कैसे भी का जो जैसे भी याद कर लीजिए, CAW है। और जो दक्षिणी बिहार की जलवायु AW है, तो ये तो सेम ही है। तो उत्तरी बिहार की जलवायु CAW, और यहाँ पे याद रखिएगा CAW, ऐसे ही याद रखना आपको ट्रिवार्था का, या नहीं कि यहाँ पे CAW कर दिया, ये गलत हो जाएगा आपको, तो ध्यान रखना आपको। तो ट्रिवार्था के अनुसार जो है बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, CAW उत्तरी बिहार और AW दक्षिणी बिहार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थार्नवाइट के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, थार्नवाट के हिसाब से, थॉर्नवेट के हिसाब से बिहार की जलवायु कैसी है, तो थॉर्नवेट ने जो है बिहार का जो अधिकांश जलवायु है, बिहार के
बिहार की अधिकांश, इन्होंने मैक्सिमम जो जलवायु बताई है, अधिकांश जलवायु जो बताई है वो C कैपिटल A डैश W बताया है। तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नवाइट के हिसाब से जो है बिहार की अधिकांश जलवायु, अधिकांश यानी मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जलवायु जो है वो CAW प्रकार की है। तो C कैपिटल A फिर एक डैश मारिए W, ऐसा ऑप्शन रहेगा, तभी थॉर्नवाइट के हिसाब से बिहार की जलवायु आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा कुछ और रहेगा तो आपका वो आंसर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कोडिंग होती है, इनके लोगों ने कर रखा है परेशान करने के लिए हमको। फिर आते हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। कोपेन उत्तरी बिहार CWG, दक्षिणी बिहार AW, त्रिवार्था के हिसाब से उत्तरी बिहार CAW, दक्षिणी बिहार AW। लेटर्स का इस कैपिटल और स्मॉल ध्यान रखिएगा। थॉर्नवेट के हिसाब से देख लें तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र CA कैपिटल CAW, यहाँ डैश छूट गया है तो CAW जलवायु क्षेत्र, और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र है, जैसे जो चंपारण, उत्तरी चंपारण का जो पार्ट, पश्चिमी चंपारण का जो उत्तरी भाग है, उन पट्टियों की बात करें तो वहाँ CBW जलवायु क्षेत्र की बात है, नहीं तो आपको पूछा अधिकांश ही जाएगा आपसे। तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नवेट में आपसे पूछा जाएगा बिहार की अधिकांश जलवायु, या आपको पूछा जाएगा कि बिहार की जलवायु कैसी है थॉर्नवेट के हिसाब से, तो आपका आंसर हो जाएगा CA-W। तो CA-W। अब जो है आज की क्लास समाप्त होती है। आप कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। साथ में आप TRE4 के जितने भी आपकी जानकारी के अभ्यर्थी हैं उनको चैनल से जोड़ें और हमें आप अपना सहयोग दें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। टेलीग्राम चैनल में हम आपको PDF टाइमली देते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो टेलीग्राम में हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, वहाँ हमें पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। बस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखा करिए, बाकी हम जैसे भी फ्री होते हैं हम आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।